हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पार्ट 2 यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पार्ट 2। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो को लास्ट में भी दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक करना। और ये आपका छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम के लिए और अभी हॉस्टल वार्डन होने वाला है उसके लिए और बीएड के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। निम्न में से किस चीज को एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए है तटस्थता को, ऑप्शन नंबर बी है प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन नंबर सी है सहयोग की भावना को, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिद्वंदिता की भावना को। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सहयोग की भावना को। कि अगर किसी भी स्टूडेंट को एक दूसरे से कुछ काम है तो वो उस चीज को बाकी स्टूडेंट उसकी मदद करे, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज समझाने की कोशिश करे बाकी स्टूडेंट। एक हेल्दी कंपटीशन जरूरी है लाइफ के लिए, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि चाइल्ड के माइंड को वो सही तरीके से पॉजिटिव सेंस में डेवलप ना करे। अगर बच्चे बचपन से अपने अंदर कंपटीशन की भावना लाएंगे तो वो एक नेगेटिव सेंस में भी जा सकती है बातें। लेकिन अगर सबको साथ लेके चलेंगे तो आगे जाके उनको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, सोसाइटी का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। इसीलिए सहयोग की भावना एक अच्छे अध्यापक के लिए जरूरी है विद्यार्थियों के बीच में डेवलप करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि निम्न में से किस स्तर पर एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? मतलब निम्न में से किसे प्राथमिक स्तर पर, निम्न में से किसे प्राथमिक स्तर पर मतलब प्राइमरी स्टेज पर एक शिक्षक को सबसे मानना चाहिए, उसकी एक विशेषता माननी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन नंबर बी है आपका पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन नंबर सी है आपका अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, ऑप्शन नंबर डी है आपका शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि जो प्राइमरी स्टेज में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ एक इशू ये है ना कि आप उनको कितना भी अच्छा पढ़ा लो, उनका माइंड उतना डेवलप रहता नहीं है कि वो एक बार में कैच करे। तो वहां पे जरूरी क्या है कि आप वहां पे धैर्य से काम लो और बार बार बच्चों को वो चीज समझाने के लिए, और जब तक उनको समझ में ना आए तब तक उनको बताने के लिए संकल्पित रहो। इसलिए धैर्य और दृढ़ता प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम दूसरे के परिवार को देख के मतलब और सोसाइटी को देख के हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं, जो कि हम खुद के साथ हमारे साथ नहीं हुआ है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम दूसरे को देख के उस एक्सपीरियंस को सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है आकस्मिक अधिगम या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुबंध। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम। ये सामाजिक अधिगम ये वो चीज होती है जिसमें हम समाज को देख के सीखते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो इसका, कि जैसे आप मान लो, जैसे गैस सब लोग अपने घर में गैस को रात को सोने से पहले उसका नॉब बंद करके सोते हैं। कभी गलती से कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए हर घर उसको करके सोता है। तो वो हम एक दूसरे से देख के ही सीखे हैं ना। इसी प्रकार से वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को देख के वो चीज सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका बोर्ड परीक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है आपका गृह परीक्षा द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा। लिखित और मौखिक परीक्षा तो इसी के अंदर आ जाएगा ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा एक बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति के पूरे जीवन में, ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर सी है आपका पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था के दौरान। क्योंकि उस टाइम बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चों से वो बड़ों की कैटेगरी में आते हैं, वो अपने से बड़ों को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम ये चीज क्यों नहीं कर सकते, और वो अपने छोटे बच्चों को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये हमने कर चुका है तो ये हम क्यों करें। तो उस टाइम पे वो सोसाइटी से थोड़ा सा बगावती नेचर का रहते हैं। जो माता पिता बोलेंगे उसको वो सुनेंगे जरूर, लेकिन वो करेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है आपका किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आईक्यू होती है, मतलब देखो बच्चा मान लो आपका वास्तविक है, जैसे जो बच्चा है हमारा वो 4 वर्ष का है, लेकिन जो उसका बुद्धि कौशल है वो 5 वर्ष के बच्चे के बराबर है। 5 वर्ष के बच्चे के बराबर है, तब आईक्यू कितना होगा? इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं आईक्यू को, इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं आईक्यू को, ठीक है। तब आईक्यू कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 80, ऑप्शन नंबर बी 90, ऑप्शन नंबर सी 115, ऑप्शन नंबर डी 125। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 125, 125, ना कि 80, ना कि 90, ना कि 115।
125 होगा एक बच्चे का IQ, जब अगर उसका वो अपना शारीरिक रूप से 4 वर्ष का है लेकिन बौद्धिक रूप से अगर वो 5 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है, कि किस प्रकार का सीखना प्रक्रिया स्थायी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सुनकर, ऑप्शन नंबर बी रटकर, ऑप्शन नंबर सी देखकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी समझकर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी समझ कर के। जब कोई चीज हम समझ कर पढ़ते हैं तो वो हमारे या फिर सीखते हैं तो हमारे लिए स्थायी रहता है, ना कि रटना, सुनना और देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। कि निम्न में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मेंटल लेवल पे उनको अच्छा बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण, ऑप्शन नंबर बी सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी रुचियों की भिन्नता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कि जो स्कूल है वहाँ के जो टीचर हैं उनकी भूमिका, कि वह किस प्रकार के और बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और विद्यालय का वातावरण, कि विद्यालय का वातावरण कैसा है। जैसे जनरली आप देखोगे तो जिस स्कूल के आसपास बहुत ज्यादा पान ठेला वगैरह रहता है वहाँ के बच्चे किसी न किसी तरीके से एक झुकाव आ जाता है उस तरफ। तो डिपेंड करता है ना कि स्कूल के आसपास का वातावरण कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है, और वहाँ के अध्यापकों की भूमिका कैसी है। अगर कोई टीचर ऐसा होगा जो डरा के रखता होगा बच्चों को, तो एक टाइम के बाद बच्चे उनसे पूछेंगे ही नहीं कुछ डर के मारे, ये चिल्लाएंगे सर हमको या फिर मैडम। तो इसीलिए अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, एक अच्छा तरीका है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि परिवार साधन है, निम्न में से परिवार किसका साधन है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए है आपका गैर औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी है आपका अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सी है आपका औपचारिक शिक्षा का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक शिक्षा का। क्योंकि एक छोटा बच्चा घर से ही सब कुछ सीखना चालू कर देता है, वो जब घर का वातावरण देखता है तो वहां से वो सीखना चालू करता है। हम जिस प्रकार से अपने माता पिता से बात करेंगे या फिर दूसरों को ट्रीट करेंगे, बच्चा भी वैसा ही ट्रीट करेगा। तो वो अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बाल्यावस्था के में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। मतलब छोटा बच्चा जो होता है जब वो थोड़ा बड़े की कैटेगरी में आता है, बाल्यावस्था में आता है, तो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। मतलब भौतिक वस्तुओं में किस किस परिवर्तन को वो देख के जानने लगता है कि अच्छा ये परिवर्तन हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर डी संख्या। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम और नंबर एंड एरिया। एरिया अगर वो बड़ा छोटा होगा तो भी वो समझेगा कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा चौड़ा है, कौन सा लंबा है और कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा लक्षण है जो ये नहीं कह सकता कि बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है या फिर उनको दिक्कत हो रही है। तो बताइए कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण और शब्दों में वर्ण और एवं शब्दों पहचान में कठिनाई, वर्ण और शब्दों को पहचानने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो देखो अगर बच्चा अटक अटक के ही पढ़ रहा है लेकिन पढ़ ले रहा है तो मतलब वो पढ़ लिख सकता है ना। वर्ण और शब्द अगर नहीं पहचान पाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है तो वो पढ़ेगा कैसे। और फिर जो ऑप्शन नंबर सी है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, तो जब वो शब्दों के अंतर और शब्दों का मेल नहीं समझ पाएगा तो कैसे पढ़ेगा, तो ये भी एक कठिनाई है। और सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, मतलब किस, अब देखो जैसे इंग्लिश की वर्तनी है तो इंग्लिश में ए बी सी डी सम व्हाट ये सब बोलना आना चाहिए ना, तब तो पढ़ेगा वो। इसीलिए जो गति है और प्रवाह है अगर वो गलत भी कुछ चीजों को बोल रहा है लेकिन अगर पढ़ ले रहा है तो वो पठन कठिनाई में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। कंसल्टेंसी, परामर्श का उद्देश्य क्या है, कंसल्टेंसी का उद्देश्य क्या है। बच्चे को ऑप्शन नंबर ए बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को समझाना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, कि बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना मतलब बच्चा वहां पे घुल मिल जाए उसमें सहायता प्रदान करना परामर्श का ही एक टारगेट है। बच्चे को समझाना, कंसल्टेंसी मतलब समझाना, कंसल्ट कर रहे हैं बच्चे को, और बच्चों की कमियों का पता करना, कमियों का कारण का पता करना, कि बच्चे को इस चीज में क्यों दिक्कत आ रही है इस चीज को पता करना, ये भी एक परामर्श का ही रूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए उसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। जैसे कोई माता पिता है जो नहीं पढ़े लिखे हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, जैसे अगर अपन आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं बस्तर के, तो वहां पे अगर आप सुदूर इलाके में जाओगे, बहुत अंदर अंदर के इलाके में जाओगे, तो वहां के लोग आज भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो उन्हीं को एग्जाम्पल रख के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ के लोगों को आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो आप कैसे सिखाओगे। ऑप्शन नंबर बी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, तो अंग्रेजी में बात करोगे तो बच्चा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। आप फोर्सफुली किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप फोर्स करोगे, जब वो समझ ही नहीं पाएगा तो वो कैसे पढ़ेगा उसको या फिर सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। मातृभाषा मतलब अगर बच्चा मान लो हिंदी समझता है, हल्बी समझता है, या फिर गोंडी समझता है, अबूझमाड़िया समझता है, छत्तीसगढ़ी समझता है, तो आप अगर उसको उससे बोलने से रोकोगे तो वो और अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो ये भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कि आप बच्चे को उसकी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करोगे। मतलब अगर बच्चा गोंडी भाषा समझता है तो आप गोंडी से रिलेट करके आप उसको इंग्लिश समझाओगे। छत्तीसगढ़ी समझता है, हिंदी समझता है, अबूझमाड़िया समझता है, या फिर हल्बी समझता है, तो आप उसको इन भाषा में समझाओगे। जो बच्चा समझता है भाषा, उस भाषा में उसको समझाओगे तो वो जल्दी समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए जैसे हर जगह पे जैसे माध्यम है, जैसे मान लो उर्दू माध्यम है तो वहाँ पे उर्दू में पढ़ाया जाता है। और जैसे आपको कहीं पे तमिल, अगर जैसे अपन तमिल स्टेट में जाते हैं तो तमिल भाषा भी होती है ना, इस प्रकार से बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये आधुनिक मनोविज्ञान क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान मतलब आपका हो गया मॉडर्न साइकोलॉजी। या आधुनिक मनोविज्ञान क्या है, मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है आपका आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है आपका शरीर का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है आपका व्यवहार का अध्ययन। तो देखो ये आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का अध्ययन। कई लोग यहाँ पे मन का अध्ययन लगा के आ जाएंगे, मनोविज्ञान बोल रहे हैं क्योंकि, लेकिन नहीं, आप अगर व्यवहार का अध्ययन करोगे तो वो भी मन के अध्ययन में ही आएगा। तो व्यवहार का अध्ययन क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सम्मान का, ऑप्शन नंबर बी स्नेह का, ऑप्शन नंबर सी विश्वास का, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ये सभी। अगर एक शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो स्नेह अपने आप जागृत होगा, और स्नेह जागृत होगा तो विश्वास जागृत होगा। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ का आपका पीवाईक्यू चल रहा है, उसको चेक करो आप। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, और वीडियो को लास्ट में भी दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।